गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए सेमेस्टर 1 MGC 1 यूनिट 2 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें मैंने पिछले कक्षा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो मध्यकाल का भाषा काल, आर्य भाषा का भाषा काल क्या था? तो इनका समय 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल की जो भाषा है उसे व्याकरणबद्ध किए थे पाणिनि महोदय, परंतु लोक भाषा उन्मुक्त रूप से अनवरत चलती रही। लौकिक संस्कृत का विकसित रूप प्राकृत भाषा के रूप में समाज के सामने प्रकट हुआ और यह मध्यकालीन आर्य भाषा का काल प्राकृत भाषा काल भी कह सकते हैं। इसे हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम प्राकृतिक काल, द्वितीय प्राकृतिक काल और तृतीय प्राकृतिक काल। तो हम लोग आज इसी का अध्ययन करेंगे। प्रथम प्राकृतिक काल, यह काल जो है वह 500 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। इस काल के अंतर्गत पाली और शिलालेखी प्राकृत समाज के सामने नई भाषा के रूप में आती है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ, उन पर टीकाएँ, कथा साहित्य, काव्य, धम्मपद, जातक आदि पर्याप्त सामग्री हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में मिलती है, उपलब्ध है। इसका विकास वैदिक संस्कृत तथा जो आम बोलचाल में तत्कालीन बोलियां थीं उनसे मिलकर हुआ है। गौतम बुद्ध के उपदेश जो हैं वह मागधी भाषा में थे, परंतु कुछ समय बाद उनके अनुवाद उस समय की अंतर प्रांतीय भाषा के रूप जो पाली थी उसमें हुई। तो पाली भाषा अर्धमागधी पर आधारित है। पाली रचनाकाल जो है वह 483 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और आज तक आधुनिक काल तक लगभग 2500 वर्षों तक यह पाली भाषा अनवरत रूप से चल रहा है। पाली भाषा से लंका हो, चीन हो, जापान हो, बर्मा हो, सब देशों की भाषाएं प्रभावित हुई। अशोक ने राज्य के विभिन्न भागों में शिलालेख जो खुदवाए थे वह विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए थे। इनमें उस समय की प्राकृत भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी 3 रूप देखने को मिलता है। मध्य देशीय और दक्षिण में भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राकृत भाषा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भाषा में क्या चेंजिंग हुआ, आगम हुआ, लोप हुआ, विप्रय हुआ, विसमीकरण हुआ, समीकरण हुआ, हर्षीकरण हुआ, दीर्घकरण हुआ आदि अनेक व्याकरणिक विशेषताएं इस प्राकृत में लौकिक साहित्य के बाद विकसित हुई। इसीलिए यह भाषा लौकिक साहित्य से क्या कहलाया? प्राकृत साहित्य कहलाया। कुछ चेंजिंग हुआ, वह चेंजिंग किस लिए हुआ? आम जनता की बोलचाल को लिपिबद्ध करने के लिए हुआ। अब आता है द्वितीय प्राकृत काल। इसका समय जो है वह 500 ईस्वी से माना जाता है। चूँकि यह युग प्राकृत भाषा का युग था। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वेदों और संस्कृत कालीन जन भाषा के रूप में विकसित हुई थी।
इनका प्राचीन रूप शिलालेखों में देखने को मिलता है। इस काल में सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, पश्चिमोत्तरी 4 प्राकृत भाषाएं थी। वैसे तो इनके नाम 20 मिलते हैं, यह सब इनसे विकसित हुआ। तो पहला हमने सौर सैनी प्राकृत के बारे में पढ़ा। यह मध्य देश की भाषा है जो मथुरा और सूरसेन के आसपास बोली जाती है। इसमें संस्कृत का छ का सरलीकरण हुआ और क ख संयुक्त के रूप में हुआ। छ को हम लोग क ख संयुक्त लिखने लगे और 2 स्वरों के मध्य आने वाला त शब्द जो है वह द में बदल गया। जैसे गच्छति, तो सौर सैनी में क्या हो गया? गच्छति। यह संस्कृत की ओर झुकी हुई भाषा थी। दूसरा आता है मागधी भाषा। यह अवध जनपद की भाषा थी। इस भाषा की सौर सैनी से बररुचि ने अलग निकाला। लंका में पाली भाषा को ही मागधी कहते हैं। इसमें साहित्य वही मिलता। इसका अस्तित्व नाटकों और व्याकरणों में अधिक है। मागधी में भी कुछ चेंजिंग हुआ, जैसे दंत स, मूर्धन्य स, दोनों को मागधी में तलप स कहा जाता है। र का ल के रूप में चेंजिंग हो गया। कहीं कहीं ज का य हो गया, र का ल हो गया, ज का य हो गया और एक दंत स मूर्धन्य स को तलाप स और मूर्धन्य स को दंत स के रूप में रहा। सिर्फ एक स रहा। तो यह मागधी में था। अब आता है अर्ध मागधी प्राकृत। इसका क्षेत्र सौर सैनी और मागधी के मध्य है। इसमें जैन साहित्य और धार्मिक साहित्य मिलता है। अशोक के शिलालेखों में यही भाषा है। प्रबुद्ध चंद्रोदय एवं मुद्रा राक्षस जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, जो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं, इनमें क्या चेंजिंग हुआ? दंत ध्वनियाँ जो हैं वह मूर्धन्य ध्वनियों में बदल गई। च वर्ग का त वर्ग में और मूर्धन्य स, तलाप स, दोनों अब दंत स हो गया। वहाँ क्या था? दंत स और मूर्धन्य स तलाप स में बदल गया। यहाँ क्या था? मूर्धन्य स और दंत स इधर बदल गया। तो इस तरह कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहा और भाषा का रूप बदलते रहा। तीसरा आता है पैशाची प्राकृत। इसके अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है, साहित्य भी मिलता है। डुनाढय जो प्रसिद्ध लेखक थे, उनकी कृति थी बृहत कथा। गुणाढ्य का कीर्ति बृहत कथा यह पैशाची प्राकृत में लिखी गई है। इसमें संघोष स्पर्श वर्ण जो है वह अघोष में बदल जाते हैं। जैसे मेघों में घ है, मेघों का मेघों, ल का र और कहीं र का ल, यह पैशाची प्राकृत में देखने को मिलता है। यह इसकी विशेषता है। चौथा है महाराष्ट्री प्राकृत। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र था। यह काव्य और विशेष रूप से गीति काव्य की भाषा थी। इसमें गाथा, सरस्वती महत्वपूर्ण काव्य हैं। कालिदास, हर्ष आदि के नाटकों में गीतों की भाषा यही महाराष्ट्री प्राकृत है। इसमें दंत स, तलाप स दोनों का रूप परिवर्तित हो जाता है। यह स से ह हो जाता है और 2 स्वरों के मध्य में अल्प प्राण प्रायः लुप्त ही हो जाता है महाराष्ट्री प्राकृत में।
अब तीसरा प्राकृत का काल है तृतीय प्राकृत काल, जिसे हम लोग अपभ्रंश काल भी कहते हैं। यह भी लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला, इसका काल माना जाता है। मध्य युग में उत्तर भारत की भाषा ही अपभ्रंश भाषा थी। इसका विकास प्राकृत की बोलचाल की भाषा में हुआ। यह प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के मध्य की कड़ी है। मार्कंडेय जी ने अपने ग्रंथ सर्वस्व में नागर, उपनागर, द्रविड़ 3 रूप में इस अपभ्रंश को बांटते हैं। अब आता है कि जो यह अपभ्रंश भाषा है, यह नागर को हम लोग गुजरात की भाषा कहते हैं, ब्राचर को सिंध की, उपनागर को दोनों के मध्य के क्षेत्र की। तो प्राकृत की बोलियां अपभ्रंश भाषाओं से ही विकसित हुई हैं। क्योंकि अब प्राकृत पढ़े लिखों की भाषा हो गई, तो आम जनता की भाषा में कुछ तो लचीलापन आएगा। उसी लचीलापन से अपभ्रंश भाषा आया। अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। अब हम लोग देखें कि शोर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई? पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषा आई। पैसाची अपभ्रंश से क्या आया? लहंदा पंजाबी आया। ब्राचर अपभ्रंश से क्या आया? सिंधी आया। मागधी अपभ्रंश से क्या आया? बिहारी आया, उड़िया आया, बंगाली आया, असमी आया। उसी तरह अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आई। खस अपभ्रंश से पहाड़ी आई और महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी आई। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं की क्या विशेषता थी। आधुनिक आर्य भाषाओं में अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग बढ़ गया और इसमें क्या हुआ? राजनीतिक प्रभाव देखने को मिला। उसका असर यहाँ की भाषा पर पड़ी, यानी कि हम में तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के बहुत से शब्द हमारे भाषा में आ गए। 3 लिंग के स्थान पर हिंदी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी में केवल 2 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रह गए। अपभ्रंश भाषा में अयोगात्मकता प्रारंभ हो गई। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाएं योगात्मक थी, जबकि आधुनिक भाषाएं अयोगात्मक हो गई। आधुनिक भाषाएं पूर्ण वियोगात्मक अब और सरल हो गई। रूप अपभ्रंश की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए। नए स्वर विकसित हुए और क्रिया के रूप में भी पर्याप्त कमी आई और इन सब के द्वारा आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।